सो मेरी वॉइस फुल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन को जूम कर दूँ। यस, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, मीडियम हिंदी, चैप्टर 10, नेम है ह्यूमन आई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई, और हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं मानव नेत्र, ठीक है। आज हम इसके टॉपिक देखेंगे, आज हम इसके टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम इसके बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, ठीक है। और जो चीजें हमें नहीं समझ में आएंगी हम उसे यहीं पर कोऑपरेट करेंगे। रिमोट दे दो, ठीक है। चलिए, यहाँ हम आज देखेंगे 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस को, जो हमें नहीं पता लग रहे हैं, हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक एक टॉपिक के हिसाब से इसमें बताती जा रही हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को लिखना है, ठीक है। लाओ दिखाओ, दूसरी वाली बुक दिखाओ। मैं ये दोनों, ये बुक है हमारी, बुक भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। बुक हमारी सपोर्ट मटेरियल है, आप लोग मेंशन करना है इस पर, सपोर्ट मटेरियल। ये लो, इसको पकड़ो बेटा, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको सपोर्ट मटेरियल और फुल मार्क्स के थ्रू इसके आंसर्स बताती जाऊंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन सी बुक कवर कर रहे हैं। बुक होगी हमारी सपोर्ट मटेरियल प्लस फुल मार्क्स, इनके थ्रू ही मैं आपको इन सब के आंसर्स दूंगी, ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप इसका आंसर छोटा ही लिखेंगे। आप इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो आपके पास एक इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन आना चाहिए जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये कारण, किसके कारण की वजह से ये हो रहा है। दूसरी चीज, इसका जो मेन रीजन है, फिर आप इसमें हम वो देखेंगे कि तारे हमें क्यों, पूछो। हाँ, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण। हाँ बताओ बताओ। हाँ, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय प्रभाव के कारण टिमटिमाते हैं। ये आपकी फुल मार्क्स का पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आंसर मेंशन करके आपको समझा भी दूंगी। पेज नंबर 325 पर क्वेश्चन नंबर है आपका 10, इसका आंसर वहां पर आपको मिलेगा। अब मैं इसका आंसर पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अब देखिए, तारों से आने वाले प्रकाश को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तन होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारों के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है। हमने बताया था, और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट में लेयर्स होती हैं, 7 तरीके की लेयर है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे हर एक लेयर का अपना खुद का एक अपवर्तनांक है। तो इसीलिए जब भी तारों की रोशनी हम तक आती है, तो वो लेयर आगे पीछे जो रोशनी है वो अपवर्तनांक के थ्रू अपवर्तन होते हुए आती है।
इधर से गई इधर आई, इधर से गई इधर आई, इधर से गई इधर आई, तो वो जो आपकी 7 लेयर्स बन रही हैं उसमें से मान लीजिए तारा अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी रोशनी हमें ऐसे जिगजैग 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 करती हुई दिखती है, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या है, टिमटिमा रहे हैं, ऐसा दिखते हैं। इसलिए प्रकाश लगातार अपवर्तित होने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है। वही मैं बता रही हूँ कि ऐसा हमें लगता है कि तारा जो है वो अपनी दिशा बदल रहा है और तारा क्या है, टिमटिमा रहा है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना है? तो आपको बताना है इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये मैंने अभी, ये भी वायुमंडलीय प्रभाव के कारण बनता है। मैंने आपको वायुमंडलीय जब प्रभाव पढ़ाया था उसमें हमने सॉरी, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि इंद्रधनुष किन 7 रंगों से बनता है और वायुमंडल के अंदर कौन से 7 तरीके के जब कलर्स बनते हैं तो वो कैसे दिखता है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर मैंने इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में भी डाल रखा है। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स का पेज नंबर आपको मिलेगा 333, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, जल की सूक्ष्म बूंदें, वही मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया था, मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, सूरज है, ठीक है, और इंद्रधनुष कैसे बनता है बेटा, 7 रंगों से बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, बूंदे हैं, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें जब प्रिज्म की भांति काम करती हैं, जल की बूंदें किसका काम कर रही हैं, प्रिज्म का काम कर रही हैं, और सूरज का प्रकाश सफेद श्वेत प्रकाश का कार्य करता है, और जब ये बूंदों पर पड़ता है तो बूंदें क्या करती हैं, प्रकाश को अपवर्तित करती हैं, और जैसे ही 7 रंग का प्रकाश प्रिज्म में आकर पड़ता है तो वो एक श्वेत रंग का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है। प्रिज्म यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बूंदों का, बूंदों पर पड़ता है तो वो कितने रंगों में बदल जाता है, 7 रंगों में बदल जाता है। इतना समझ में आया, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंद अपरिवर्तित तथा विक्षेपित कर देती है, विक्षेपित मतलब फैला देती हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आंतरिक परिवर्तन पुनः तरीके से होता है। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपरिवर्तित कर देती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण परिक्षेप नेत्रों तक पहुंचते हैं 7 रंगों के रूप में। सेम इसमें उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। अगर कोई और इजी लैंग्वेज में हो तो मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ, पर आपको लैंग्वेज का तो बेटा फर्क पड़ेगा, लैंग्वेज तो आपको बतानी ही पड़ेगी थोड़ी सी, उसी तरीके से जैसे इसमें दिखा रखी है, मेंशन कर रखी है क्योंकि वो बेसिक्स है। टिंडल प्रभाव देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इंद्रधनुष का चाय आप इसके साथ साथ ना ऐसे यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, स्लैश में डाल के पेज नंबर 320 पर पॉइंटर है रेनबो, रेनबो वाला पॉइंटर है, ठीक है। मैं यहाँ स्लैश डाल रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेनबो वाले में एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विभक्त होने के कारण प्राप्त होता है। ये वर्षा के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ऐसे भी लिख सकते हो। पर लॉजिक पॉइंट यही है कि सूरज का प्रकाश जब बूंदों पर पड़ता है तो सूरज का प्रकाश किस रंग का होता है, हमारा व्हाइट कलर का होता है। बूंदे क्या काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। जब ये व्हाइट प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो कौन से कितने तरीके के रंग निकलते हैं, 7 रंग निकलते हैं, यही लिखना है इसमें। हाँ, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वायुमंडलीय प्रभाव, ठीक है। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई पड़ते हैं,
बार बार तारों का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये आएगा, समझो आप। तो तारे अपनी वास्तविक स्थिति से क्यों दिखाई पड़ते हैं, अगेन पेज नंबर 329 पर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको आंसर्स भी यहाँ पर साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर में क्या है, पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल विरल हो जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर अपेक्षाकृत सघन मतलब कम दिखाई देता है। इसलिए जब तारों से प्रकाश की किरणें आती हैं तब वे अभिलंब की ओर झुक जाती है, अतः तारों की आभासी स्थिति को ही वास्तविक स्थिति के ऊपर प्रतीत होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि तारे हमें अपनी स्थिति से ऊपर की ओर क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से, इसका क्या कारण है, हमारे वो 7 तरीके की जो लेयर्स है, मैंने अभी आपको जो बताया वो दिखाई देती है, ठीक है। मैं आपको ना इसका इजी वर्जन ही बता देती हूँ। बताओ आप अपना वाला दिखाओ, कौन सा वाला है। पृथ्वी के वायुमंडल के निचली परतें कुछ सघन होती हैं, इसलिए तारे से आने वाला प्रकाश अभिलंबित की ओर मुड़ जाता है। हाँ ठीक लिखा है, गलत नहीं है। अगर ये याद हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो क्वेश्चन पर, है ठीक है। पकड़ो आप ये वाला दिखाओ, मुझे ये वाली बुक दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। सूर्य उदय सूर्यास्त के समय लाल रंग का क्यों अधिक प्रतीत होता है, ये हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है हमारी, उसमें देखा था हमने, और फुल मार्क्स में भी इसका है। लाओ दिखाओ, मैं क्वेश्चन नंबर दूँ मेंशन करके दूँ यहाँ पर। इसमें मैंने आपको सारे मेंशन कर रहे हैं। ये रहा, कांच के प्रिज्म से, ये है आपका पेज नंबर 329 और है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आप याद कर चुके हो सब। तो सूर्यास्त से पहले क्यों दिखता है और बाद में क्यों दिखता है, ये देखना है। यहाँ पर मैं बना बना के दिखाती जाऊंगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये अभी हमसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए। जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तब सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत कम सघन वायुमंडल से सघन वायुमंडल की ओर जाती हैं, कम सघन से और कम वाले की तरफ जाती हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। मैंने आपको एक शब्द यहाँ पर बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार, वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए थे, तारों का टिमटिमाना, है ना, रेनबो का बनना, और सूर्योदय सूर्यास्त वाला बताया था, है ना, ये सब। और एक और बताया था मैंने कि गर्म हवा से हमें पीछे की जो वस्तु है या पीछे कुछ भी हो वो हमें कैसा दिखता है, ब्लर दिखता है। ये सब किस वजह से हो रहा है, आपका वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हो रहा है। ये सब आपको इसी टॉपिक के अंदर लिखना है, सब जगह यही शब्द इस्तेमाल करना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हो रहा है। वायुमंडलीय, देखो इसमें क्या लिखा है, अधिक सघन हो जाता है जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तथा सूर्य ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है। इस तरह सूर्य उदय के 2 मिनट पहले ही हम सूर्य उदय देख पाते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे सूर्य अस्त का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लाल रंग हमें ज्यादा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला कलर है विबग्योर का, जब हम प्रिज्म वाली एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पर क्या जिम्मेदार हमारा आ रहा है, विबग्योर वाला कलर, जिसमें मैं आपको याद है मैंने टर्म्स बताए थे, V फॉर वायलेट, है ना, VIVGYOR। अगर आप ध्यान से इन कलर्स को देखोगे तो आपको R, क्या हो गया, तो आपको R सबसे लास्ट में दिखेगा, ठीक है, समझ आया। और जो आपका C है, मतलब जो V है, वो आपको सबसे पहले दिखेगा। तो लाल रंग ज्यादा क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि R का जो विभक्त है, जो रेड कलर है, वो हमें ज्यादा फैलता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम, ठीक है।
जो हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं या जो हम प्रिज्म यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, 7 रंग कैसे विभक्त होता है, विभक्त मतलब फैलता है, क्या है वो। विक्षेपण से पुनः श्वेत प्रकाश, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था प्रिज्म वाली एक्टिविटी, अगर मैं दो ट्रायंगल रखूं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ से रोशनी आ रही है, तो इसमें से कितने कलर निकलेंगे, इसमें से कितने कलर निकल रहे थे हमारे, 7 कलर। अगर मैं ट्रायंगल को उल्टा कर दूं तो ये 7 कलर किस में बदल जाएगा, एक सफेद रोशनी में, है ना। तो ये बता रहा है पुनः श्वेत प्रकाश को प्राप्त करना दर्शाने के लिए क्या नामांकित नामांकित चित्र बनाओ, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बना के दिखाया है। ठीक है, यह आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है कि प्रयोग किए जाने वाले दोनों प्रिज्म, अब देखो इसमें इसने क्या हिंट दे दिया, खुद ही हिंट दे दिया, क्या दे दिया, प्रिज्म। तो उसका मतलब कौन सी एक्टिविटी हुई है, प्रिज्म की, सामने हो तथा एक दूसरे के लिए सापेक्ष उल्टे रखे हो। तो ये बोल रहा है ये ऐसा क्यों होना जरूरी है कि ये दोनों जो प्रिज्म है वो सामने रखे हो या फिर उल्टे होना यहाँ पर क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई साहब, क्योंकि हमें कलर्स देखने हैं। जो न्यूटन था, न्यूटन ने यही तो काम करा था, क्या काम करा था कि 2 प्रिज्म रख के देखे थे, और प्रिज्म रखने के बाद उसने ये कोशिश करी थी कि हम देखते हैं कि कौन से कलर निकल रहे हैं। अगर हमने व्हाइट कलर को आगे से ट्रांसफर करा था प्रिज्म में से, तो कितने कलर निकल रहे थे, 7 रंग के कलर निकल रहे थे ना, है ना। तो जब 7 रंग के कलर निकल रहे थे, अब जहां उसने दोबारा प्रिज्म को उल्टा रख के देखा, तो 7 रंग के कलर कितने कलर में बदल गए बेटा, एक कलर में। कौन सा कलर था वो, व्हाइट कलर था। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा है। चलिए, तो ये है आपका पेज नंबर 330, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है पेज नंबर 330, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ये मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ कि इससे मिलते जुलते यहाँ पर आपको आंसर्स इन जगहों पर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्ण की सहायता से समझाओ कि सूर्य के रंग माध्यम तथा सूर्यास्त के समय, मध्यम मतलब कम, और सूर्यास्त के समय ज्यादा क्यों होते हैं। तो आपको प्रकाश की सहायता से समझाना है, मतलब वापस किससे समझाना है, कौन सी एक्टिविटी समझाना, बताओ। प्रिज्म वाली एक्टिविटी से आपको अगेन ये बात समझाना है कि जो लास्ट के रेंज है, जो पीछे वाले कलर्स है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये वाले जो रंग है, ये हमें क्यों कम दिखते हैं और आगे वाले हमें ज्यादा क्यों दिखते हैं। रेड, येलो या ऑरेंज हमें सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्रिज्म वाला करना है। ठीक है, प्रिज्म बना के आप बताओगे कि एक प्रिज्म में क्या 7 रंग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, ये बोल रहा है, दिखाना है सहायता से सूर्य के मध्यम और सूर्यास्त के टाइम पर अलग अलग प्रकाश हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आपका पेज नंबर 329 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रही हूँ, आपको प्रिज्म बनाना है सिंपल और बताना है। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है और उसके नीचे अगर एक्सप्लेन कर सको तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा 329 पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ठीक है, कौन से आंसर कहाँ मिलेंगे मैं यहाँ पे सब आपको बताती जा रही हूँ। मनुष्य के नेत्र में पक्षमाभावी पेशियों का क्या महत्व है। समय के साथ पक्षमाभावी पेशियों के शीतल पड़ जाने के कारण कौन से नेत्र दोष हो सकता है। क्या बात है, कौन से तरीके का नेत्र दोष हो रहा है वो आपको बताना है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। एक ही क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन पुट करे हैं। क्या क्या क्वेश्चन पुट करें कि पहले तो ये बताओ कि अगर पक्षमाभावी जो पेशी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पक्षमाभावी पेशियां कौन सी होती हैं, सेलेरली मसल्स होती हैं। ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी अभिनेत्र को जकड़े हुए होल्ड करके रखती हैं, और इसकी जो वक्रता है, जो घुमावदार जो चीजें हैं, वो हमारे
चित्र को, या फिर आप ऐसे कह लो कि जब हमने परिवर्तन करना होता है हमारे लेंस का, कि हमें पास का देखना है दूर का देखना है, उस पर फोकस करती है। तो बेसिकली कौन सी मसल है, ये हमारी किस चीज पर फोकस करती है, ये आकर ना हमारे लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर शीतल हो तो दूर की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, जिसमें हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और अगर सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या करते हैं, हम पास वाली वस्तु को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, जिसमें हमारा लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अलग अलग जगहों पे मिलेगा। मैं इसको ना अलग अलग 3 पार्ट्स में बांट रही हूँ। तो जो पहला सेक्शन है, ठीक है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 317 पर, सॉरी पेज नंबर 317 पर। ये पूरा नेत्र वाला जो डायग्राम है, वहां पर पहले आप इसका डिफाइन दोगे। ठीक है, वहां पर आप इसका डिफाइन दोगे, उसमें आप बताओगे कि सेलेरी मसल कौन सी है, जैसे मैंने भी आपको बताया, सिकुड़ती है और जब शीतल होती है, रिलैक्स होती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन में आती है तब क्या क्या होता है। ठीक है, उसका अब हम देखते हैं इसके बाद दूसरा पॉइंटर इसका क्या है। ठीक है, दूसरे पॉइंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, अगर ये शीतल पड़ जाए तो इससे कौन सी दूरी का, मतलब कौन सा नेत्र दोष होता है। अब ये शीतल पड़ जाने पर देखो ये क्या बता रहा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं। अब दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं मतलब पास की नहीं देख पा रहे होंगे, है ना। तो अब अगर पास की नहीं देख पा रहे तो बताओ कौन सा दोष है। हेलो बेटा, पूछ रही हूं मैं आपसे, पास की अगर हम पास की कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ निकट दृष्टि दोष है या फिर दीर्घ दृष्टि दोष है, इन दोनों में से कोई एक दोष है, बताओ। निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम कहते हैं कि वस्तुओं निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट दिखाई दे सकता है पर दूर की नहीं। बेटा इसमें दीर्घ है, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष है, गलत बता रहे हो आप। पेज नंबर 318 पर है इसका आंसर। ठीक है, और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी लास्ट में जाओ, थर्ड सेक्शन भी इसका इसी में, मतलब सॉल्यूशन भी इसका इसी में ही है। ठीक है, पेज नंबर 318 पर। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, पहले आप बताइए कि अगर ये मसल ढीली पड़ गई है तो कौन सा दोष है, कौन सा दोष आ रहा है आपका, दूर मतलब दूर की सही देख रहा है, पास की नहीं देख सकता, तो उसमें दीर्घ दृष्टि दोष है, जिसमें हम क्या देखते हैं, इसकी डिफाइन भी लिखना। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष है। इसका निवारण कैसे करा जाए, इसमें लेंस बता रखे हैं, कारण बता रखे हैं। कारण कैसे बताओगे आप, देखो हमें नॉर्मल कितना देखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की हमारी दूरी होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कारण क्या है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक कम हो जाती है या नेत्र गोलक क्या हो जाता है, ज्यादा छोटा हो जाता है। इसे ठीक कैसे कर सकते हैं हम, उत्तल लेंस से कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर बना रखी है, आप इस पिक्चर की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोई छात्र लगभग अब देखो मैंने आपको जो बताया था केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, केस बेस्ड स्टडी वाला है, कि आपको ना किसी भी तरीके का कोई भी केस दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे ऐसे ऐसे उसमें हो रहा है और फिर उसे ठीक करना है। देखिए, कोई भी छात्र लगभग 3 मीटर की दूरी पर स्थित श्याम पट पर श्याम पट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह छात्र जिस दोष से पीड़ित है उसका नाम लिखिए। दूर का नहीं देख पा रहा ना, है ना, पास का तो देख पा रहा है, पास का देख पा रहा है, इसका मतलब उसे कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इस दोष के संभावित कारण और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये लिखना है। समझ आ रहा है इतना, आपको बताना है कि ये कौन सा दोष है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो दोष बताओ, ये पूरा का पूरा आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 318 पर। पॉइंटर है आपका, पॉइंटर तो नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपको आई साइड वाला जो क्वेश्चन है वो वाला पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक मानव नेत्र में दिए गए प्रत्येक भाग का कार्य लिखे। हर आपको इसका मतलब आपको क्या याद करना है अच्छे से बताओ, आई वाला क्वेश्चन तो पूरा का पूरा याद
करना ही है। ये पूरा का पूरा आपको पेज नंबर 317 पे दिया। जैसे मैं पिछली लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, मैं यहाँ ना आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के दे रही हूँ, क्वेश्चन बता बता के, क्योंकि आप मुझे बोल रहे थे कि मुझे क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत आ रही है कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है, जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्या पूछ रहा है वो, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 317 पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है। प्रातः काल सूर्य रक्ताभाग क्यों प्रतीत होता है, लाल रंग का क्यों ज्यादा दिखता है? क्या कोई अंतरिक्ष यात्री इस परिघटना का परीक्षण चंद्रमा पर भी कर सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। अगर कोई व्यक्ति स्पेस सेंटर में है तो क्या वो ये काम स्पेस सेंटर पर आप ऐसे समझो कि मून पर होते हुए भी, चंद्रमा पर भी वो ये काम देख सकता है या फिर नहीं देख सकता? ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसका आंसर, रुक जाओ एक सेकंड, एग्जैक्ट आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। निकट दृष्टि दोष वाले देखो यहाँ पर फिर दोबारा है। मैंने जितने इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं ना, वो क्वेश्चन सब इसमें रिपीट हो रहे हैं बेटा, समझ रहे हो आप? तो जो जो क्वेश्चंस मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं ना आपके फुल मार्क्स की गाइड में, वो सब इंपॉर्टेंट है, उसे करके जाओ, टाइम खराब मत करो अपना, और ये सारे क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखो हाइपरमेट्रोपिया, ये वाला आंसर आपको 339 पर भी मिल जाएगा, आंख वाला पूरा का पूरा दे रखा है, कॉर्निया वॉर्निया सब बना बुन के, पर आप पीछे से ही करो तो ज़्यादा बेटर है। इसका आंसर है नहीं। और पहले ये बताना है कि आपको कैसे जो लाल रंग का है सूर्य सुबह सुबह क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमने वायुमंडलीय क्या देखा था, अपवर्तन देखा था। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें क्या दिखता है, लाल रंग का ज्यादा दिखता है। समझ आया? दूसरी चीज कि रेनबो के कलर अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें सबसे लास्ट में विबग्योर की कंडीशन में आर लास्ट में दिखता है ना, आर के बाद क्या आता है, आर से पहले क्या आता है, ऑरेंज, और फिर क्या आता है, येलो। तो इसमें हम ये वाले कलर्स को हम ज्यादा मेंशन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, इसको एक्सप्लेन एक बार अपनी भाषा में करना, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं इसको आंसर लिख के दूंगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र एक सेकंड में इसको इरेज करती हूँ। एक छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होने के कारण 5 मीटर से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। यह दृष्टि उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण बताओ। वो कारण पूछ लिए इसने, ये चीजें क्यों हो रही हैं। मैंने अभी नेत्र वाला बताया था आपको, ठीक है, कि वो नेत्र वाली चीजों को कैसे नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष के 2 कारण क्या है, नेत्र गोलक क्या है, लंबा हो जाता है, और अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना, या फिर फोकस की दूरी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। इसके कारण मैंने भी आपको बता दी, कारण आरेख द्वारा समझाओ। आपको डायग्राम बना करके ये बताना है। छात्र 5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा। मान लो यहाँ पर क्या है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पर क्या है, छात्र है। ऐसे आपको ना ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम। ये क्या है, ये कुछ ज्यादा दूर हो गया है, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आरेख मतलब एक रफ डायग्राम होता है, इतना याद रखना बस। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखो छात्र, यहाँ लिखो वस्तु, और यहाँ पर मेंशन करो दूरी। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए तथा लेंस कैसी दृष्टि दोष का निवारण करता है। तो कौन से तरीके का लेंस इस्तेमाल करना चाहिए हमें, अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बस ये बताना है। और वो लेंस कैसे निवारण करता है, लेंस का डायग्राम बना के दिखाना। ये पूरा का पूरा आंसर अगेन पेज नंबर 138 पर है, सॉरी 318 पर, पेज नंबर 318, पूरा सेम इसका सारा सोल्यूशंस वगैरह सब इसमें मेंशन है। तो ये आप यहाँ से चेक करोगे। ठीक है, पूरा आरेख वगैरह सब यहाँ बना के दिखाया गया।
वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसका कारण लिखिए एवं वायुमंडलीय परिवर्तन दर्शाने वाली दो घटनाएं बताएं। कोई सी भी दो घटनाएं बता सकते हो, अब आप उनको एक्सप्लेन कर देना। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसमें कूट कूट के आंसर इसमें भरे पड़े हैं भैया, ये लिखा हुआ अगर आप देखोगे, वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके होने ना होने के कारण दो उदाहरण इसमें पूरा पूरा इन्होंने उदाहरण के तौर पर दे रखा है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसमें लाइट का ज्यादा फैलना लिखा होता है, ठीक है, और जिसमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद हमें ये क्या होता है, रक्ताभाव का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मार देना, ये पेज नंबर 320 पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 320 फुल मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन रेखा का चित्र बनाओ। और उसमें अच्छा वही है कि प्रिज्म आपको दोबारा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि प्रिज्म से कैसे जो है ये सब कुछ निकलता है। प्रिज्म की एक्टिविटी इसमें मेंशन होगी, हाँ जी, ये रही पूरी प्रिज्म की एक्टिविटी है, ये प्रिज्म वाली एक्टिविटी है, यहाँ पर ये पूरी समझानी है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या दिक्कत आती है। मैंने तो अभी आपको सारे जो क्वेश्चन है इन सब के आंसर समझा के या फिर क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के भी मैंने अब आपको यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपको उसमें क्या समझ नहीं आया, कैसे क्वेश्चन नहीं पता लगे या आंसर फॉर्मेशन नहीं पता लगी, तो मैं आपको आंसर भी बताऊं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना आंसर राइटिंग करते वक्त, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आंसर राइटिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ठीक है। टू डू, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रो, ठीक है। दूसरा पॉइंटर आप यहाँ क्या बनाओगे, अगर आपको इमेज आती है बनानी किसी क्वेश्चन की तो इमेज बना दो। तीसरा, अगर आपने अब जब आपने इंट्रो दे दिया 1 से 2 लाइन में, फिर बनाओ सब हेडिंग। सब हेडिंग बना के अगर आपको लगता है लॉन्ग आंसर है, अगर लॉन्ग आंसर वहां पर है, ज्यादा मार्क्स में है, तो जो भी आपने सब हेडिंग बनाई है उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। पांचवा, अब वो आपसे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको उसी हिसाब से आंसर देने हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन अभी हमने देखे थे कि ये कैसे होता है, या एक छात्र ऐसे नहीं देख पा रहा तो कौन सा दृष्टि दोष है। आपको आंसर सीरीज में देने हैं, मतलब क्वेश्चन की सीरीज में आंसर सीरीज में दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो भी आंसर लिखो उसमें क्वेश्चन नंबर सही से लिखो, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग का कर रहे हो या फिर शॉर्ट का कर रहे हो, मतलब कितने मार्कर वाला कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो या फिर शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे और क्या देखोगे, क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे टी आएगा ना, शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये मैंने आपको बताया आंसर लिखना कैसे है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं हम आंसर फाइंड कैसे करेंगे। हमें ये तो पता लग गया कि ये आंसर है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए हम आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं। हमें तो नहीं पता, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कैसे हम आंसर्स को ढूंढे, इसमें ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आंसर फाइंड आउट कैसे करना है या फिगर आउट कैसे करना है कि कौन से पार्ट का कौन सा क्वेश्चन है, फिगर कैसे करें, ठीक है। अब देखिए आंसर फिगर कैसे करना है, आंसर कैसे फिगर कर सकते हो आप। यहाँ पर पहला पॉइंट है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, QESTI, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन सही से, जितना सही से रीड करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है।
क्वेश्चन सही से रीड करने के बाद उसमें से कुछ पॉइंटर्स निकालो कि वो मेन क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे हाईलाइट देन, हाईलाइट कीजिए उन्हें ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन के पॉइंटर्स हाईलाइट कर लिए तो टॉपिक ध्यान में लाइए, टॉपिक को ध्यान रखिए, फोकस कीजिए कि ये इस क्वेश्चन को इस टॉपिक से उठाया जा रहा था तो मुझे वो टॉपिक लिखना है। अगर आपको नहीं ध्यान रहता उस टाइम पर तो क्वेश्चन के आगे, ठीक है, पेंसिल से हिंट लिख लो। ठीक है, पेंसिल से हिंट लिख लो क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे को ये चीजें इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, देखो पेन्स, हिंट मेंशन करो ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन बढ़ो तो आपको याद रहे। एक चीज और, जब भी आंसर खत्म हो जाए उसके नीचे हमेशा 3 से 4 लाइन छोड़ दो। आंसर फिनिश होने पर स्किप 3 to, क्या हो गया ये, 3 to 4 लाइन्स। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपसे, ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही या बाद में कोई चीज आपको याद आई है ना, तो आप वहां क्या काम कर सको, वो जो आपने 3 से 4 लाइन छोड़ी है वो आप वहां पर लिख सको हर आंसर के नीचे। समझ आया इतना जितना मैंने बताया? आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है इन बातों का ध्यान रखना है, और आंसर ढूंढना कैसे है इन बातों का ध्यान रखना है। और उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ना है। समझ रहे हो आप? आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप पढ़ोगे तो शब्द रिपीट होंगे। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और एक बार तो आंसर राइटिंग करके ही देखो। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, रिवीजन में दिक्कत आती होगी भाई साहब, रिवीजन कैसे करें? ठीक है, EVISION, रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन कैसे करोगे? एक सेकेंड, रिवीजन कैसे करनी है? पहला स्टेप, जो आपने पढ़ा है उसे रीड कर लो, रीडिंग अच्छे से करो। दूसरी बार जब रिवीजन लो तो जो आपने जो सब हेडिंग बनाई है, हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ो। तीसरी बार हाइड करो सब कुछ, बुक क्लोज करो। ठीक है, और फिर ओरली सब रिवाइज करो। ठीक है, चौथी चीज, टेस्ट उठाओ और टेस्ट अटेम्प्ट करो। टेस्ट अटेम्प्ट करो कि आप देखो कि आप कितना करने लायक कंडीशन में हो या फिर नहीं हो। ये टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बुक क्लोज करके करो और फिर ओरल भी रिवाइज करो। ऐसे लगातार बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना जितना मैं बता रही हूँ उतना समझ में आया कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना? बोलो। ठीक है, मेरे सिस्टम की बैटरी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैंने आपको वो मेंशन कर दिया। आंसर राइटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। आपको रिवीजन बार बार कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे ढूंढने हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर को फिगर कैसे करना है आपको ये पता लग गया होगा, आंसर कैसे ढूंढते हैं। तो ये जो मैंने येलो पोर्शन यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है ना, ये सारा ये मैंने यहीं ऊपर ही मेंशन कर दिए हैं सब, ताकि जब आप पढ़ो तब आप देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगेन एंड अगेन बार बार वीडियो देखो कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज मैंने समझाई है, कौन कौन सी चीज आपको पता लगी, कौन सा आंसर कहाँ ढूंढना है। आंसर ढूंढने की आदत डालो, आंसर मिल जाए तो आंसर उसे रीड करिए। ठीक है, बार बार आंसर को देखिए कि कैसे आपको याद करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद आप एक चीज और देखिए कि जब आपको आंसर मिल रहा है तो क्या आपने जो आंसर याद करा था वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आपके करे हुए आंसर्स आपने जो अभी क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेकिंग की आदत डालिए। क्रॉस चेकिंग कैसे होती है, जब जो आपने सोचा है और जो ढूंढ रहे हो
वो सब चीजें सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर नहीं है तो उसका मतलब मिस्टेक्स आ रही हैं, समझ रहे हो, मिस्टेक्स है, आपको वो टॉपिक दोबारा अगेन रिवाइज करने की जरूरत है, तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, जब आप देख लो कि नहीं जी अब तो मेरा टॉपिक अच्छे से कवर हो चुका है और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं ठीक कंडीशन में हूँ, लिखने में टाइम खराब आपको लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम खराब हो रहा है, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकती हूँ, तो बढ़ो। ऐसा भी लगता होगा बार बार कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं पीछे पलट के देखूंगी तो मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा भी फील होता है कभी कभी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले सब पढ़ लो, सब जान लो, पहचान लो, समझ लो, तब करना है ये सब। रिवीजन अगर हर आधे घंटे में एक सिमिलर टॉपिक पे लगे रहोगे तो नहीं हो सकती बेटा, कभी नहीं होगी रिवीजन, ऐसे ऐसे रिवीजन होती ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन कैसे करो, लास्ट में पूरा दिन खत्म हो जाए, पूरा दिन खत्म होने के बाद आप सभी चीजों की रिवीजन एक बार अच्छे से करो। ठीक है, वो रिवीजन करो सारे टॉपिक्स की, पहले टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करो, ऐसे मत रिवाइज करो। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करना है। ठीक है, इतना समझ में आया, पक्का। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह मैं समझाऊंगी।